Hello my dear students, good morning to all of you. I am Saskant from Bihar. Most welcome to my YouTube channel Target Physics at a Glance. मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को विद्युत आवेश के गुण के बारे में बताया जा रहा था। इसमें हमें याद है कि लगभग 11 पॉइंट्स आप लोग को बताया गया था। चलिए अब प्रॉपर्टीज नंबर 12 देखेंगे। इसमें आपको पढ़ना है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण जिसका अंग्रेजी होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आप पहले समझेंगे कि आवेश का संरक्षण होता क्या है। तो आवेश के संरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो आवेश का संरक्षण को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। किसी विलगित निकाय के अंदर उपस्थित कुल आवेश अस्थिर रहता अर्थात संरक्षित रहता है, इसे ही आवेश का संरक्षण कहते हैं। या मोटा मोटी भाषा में आप कह सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। चलिए इसे हम उदाहरण के तौर पर भी देख सकते हैं या समझ सकते हैं। आपको पता होगा कि जैसे पिछले वीडियोज में मैंने आप लोग को बताया था कि अगर किसी कांच के टुकड़े को अगर सिल्क से रगड़ा जाता है तो वैसे स्थिति में कांच का टुकड़ा धनावेशित हो जाता है, जबकि रेशम का टुकड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि कांच का टुकड़ा और सिल्क दोनों मिलकर एक निकाय बनता है। तो उन दोनों के अगर कुल आवेश को जोड़ते हैं तो जीरो आवेश प्राप्त होता है, जो कि पहले भी रगड़ने के पहले भी कांच पे जीरो आवेश और सिल्क पे भी जीरो आवेश। तो 0 + 0 0, अर्थात रगड़ने के पहले और रगड़ने के बाद निकाय का कुल आवेश जीरो हो रहा है, जो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत का पालन कर रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि आवेश का संरक्षण होता है। इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को अगर देखें तो अगर कोई हाई एनर्जेटिक अगर गामा रेज हो, हाई एनर्जेटिक गामा रेज किसे कहेंगे? जैसे जिसके पास अगर एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो वे जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन उत्पन्न करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है ऋणावेशित होता है और पॉजिट्रॉन पे जो है धनावेशित होता है, जबकि आवेश का परिमाण दोनों पर सेम है। अर्थात कह सकते हैं कि पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, यानी पॉजिट्रॉन इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वैसे स्थिति में देखेंगे कि हर हालत में अगर उन दोनों के आवेश को जोड़ते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन तो टोटल आवेश जो होता है शून्य होता है। तो पहले कुल आवेश और बाद में कुल आवेश बराबर आ रहा है। तो यहाँ भी आवेश का क्या हो रहा है, संरक्षण हो रहा है। ठीक, अब एक शब्द जो हमने कहा था आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय। तो विलगित निकाय किसको कहेंगे? तो आप कह सकते हैं कि वैसा निकाय, वैसा सिस्टम जिसके अंदर कुछ आवेश उपस्थित हो और उसमें ना तो बाहर से कुछ आवेश दिया जा सकता है और न ही निकाला जा सकता है, वैसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, विलगित निकाय कहा जाता है। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो आप देखेंगे जैसे अगर U 92 238, अगर इससे जो रिएक्शन को हम देखेंगे थोरियम बनता है TH, जिसकी परमाणु संख्या 90, यहाँ 234, इधर क्या होता है हीलियम, ये 2 ऊपर 4, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो कहने का मतलब है कि अगर यूरेनियम जो कि रेडियो सक्रिय पदार्थ है, अगर इससे एक अल्फा पार्टिकल अगर निकलता है तो ये थोरियम में बदल जाता है। तो यही अल्फा पार्टिकल अगर इधर गया तो TH नीचे 90 ऊपर 234, हीलियम Hg ऊपर 4, अल्फा पार्टिकल का सिंबल। तो देखिए मतलब रिएक्शन के पहले जो है कुल आवेश 92, मतलब यूरेनियम के परमाणु संख्या 92 अर्थात 92 इलेक्ट्रॉन, जबकि इधर भी देखिए 90 + 2 तो 92। तो यानी पहले कुल आवेश और बाद में कुल आवेश दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं।
अर्थात आवेश का संरक्षण होता है। यानी आवेश क्या होता है, किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। यही था आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करेंगे तो फिर आता है आपका आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, तो आप देखते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण होता क्या है। देखिए आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, जिसका अंग्रेजी होता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज आवेश का क्वांटमीकरण, तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले आप कह सकते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण है क्या। तो कहता है किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के परिमाण के पूर्णांक गुणज के बराबर होता है। अब इसको ऐसे समझें, एक टर्म पहले समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश। तो कहता है मूल आवेश किसे कहेंगे, न्यूनतम संभव आवेश को ही मूल आवेश कहा जाता है। अर्थात कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के परिमाण को ही मूल आवेश कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहा जाता है। तो यहाँ आवेश का क्वांटमीकरण में क्या है, आपने देखा कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर होगा, तो ई के पूर्णांक गुणज के रूप में ही होगा। अर्थात 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, है ना। EY2, EY3, EY4, EY5 नहीं हो सकता है। इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। यह न्यूमेरिकल दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज आप लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, जहाँ Q क्या है, कुल आवेश, n बराबर प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4 अप टू 100। E बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण, यानी आप सीधे लिखिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि एक फॉर्मूला बात कर लेंगे, Q बराबर प्लस माइनस n, कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। अगर इसकी बात करते हैं तो थोड़ा आप सावधानी से समझेंगे, इसी में हम पॉइंट A कह सकते हैं। देखिए आपने पढ़ा था कि दो वस्तुओं को अगर आपस में रगड़ते हैं तो एक धनावेशित होता है तो एक ऋणावेशित होता है। अर्थात उन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिसके फलस्वरूप ही वह क्या एक धनावेशित होता है तो एक ऋणावेशित होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि जिस वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो वैसे स्थिति में वह धनावेशित हो जाएगा। और जब वह धनावेशित होगा तो हम Q बराबर लिखेंगे प्लस Ne लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, Ne लिखेंगे। अर्थात वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है तो Q बराबर प्लस Ne लिखेंगे।
इसी में बी पॉइंट, अगर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, अर्थात वहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो वैसे स्थिति में वहाँ आवेश बराबर हो जाएगा Q बराबर माइनस एन, Q बराबर माइनस एन। और इन दोनों को ही मिलाकर जनरल सामान्य रूप में लिखते हैं Q बराबर प्लस माइनस एन। इन दोनों को अगर एक साथ मिला के लिखते हैं तो Q बराबर प्लस माइनस एन। चलिए तो ठीक है, यहाँ तक शायद आप लोग समझ गए हैं। तो Q बराबर क्या फॉर्मूला याद रखेंगे, प्लस माइनस एन, एन बराबर 1 2 3 अप टू 7, ई बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलम। चलिए अच्छी बात है। तो आवेश का क्वांटीकरण आप लोगों ने भली भांति से समझा होगा। तो क्वांटीकरण का मतलब ही होता है कि आवेश जब भी होगा तो ई का पूर्णांक गुणज के रूप में होगा, यानी पूर्णांक गुणज के रूप में होगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, -e हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। लेकिन e/2, e/3, 2e/4 ये सब नहीं हो सकता है, यानी फ्रैक्शन के रूप में नहीं हो सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। चलिए इसी में और कुछ आगे हम देखते हैं, और कुछ आगे देखते हैं जरा सा। इसी पर एक क्वेश्चन, जैसे सपोज दैट आपसे क्वेश्चन किया जाए, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। तो इसको बनाने के लिए आप लोग देखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है। जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आवे उसे बनाने के लिए गिवन लिख देंगे, मीन्स दिया हुआ एक कूलम आवेश। तो आवेश को क्या लिखते हैं, Q बराबर 1 कूलम। चलिए इलेक्ट्रॉन के बराबर, कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर संख्या पूछ रहा है, N बराबर भाग, बट E बराबर बताए थे 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो चूंकि पढ़े थे Q बराबर क्या, N, तो हमें N बराबर क्या होगा, Q/E। तो इसको सोल्व कर लेंगे। N बराबर Q का मतलब 1/1.6 × 10⁻19, 1/1.6, इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे, 19 हो जाएगा। 100 में इसको यहाँ बढ़ा देंगे, 10/1.6 × 10⁻18 लिख सकते हैं। तो अब हो जाएगा 10 में अगर 1.6 से भागा देंगे तो आएगा 6.25 × 10⁻18 n। यानी कहने का मतलब है एक कूलम आवेश 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। एकदम भी पूछता है एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, अर्थात इतने इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होंगे, तो एक कूलम आवेश होंगे। चलिए समझ गए हम लोग। अब इसको देख लीजिए, स्पष्ट पता चल रहा है ना। चलिए अब आते हैं, ये आवेश का क्वांटमीकरण था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब प्रॉपर्टी नंबर 13 कहता है इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, हिंदी में होता है आवेश की अचरता। तो आप लोग चर समझते हैं, और अचर, चर का मतलब जो भिन्न भिन्न मान को ग्रहण कर सकता है या जिसका मान बदलता हो, जबकि अचर का मतलब जिसका मान फिक्स हो, नहीं बदलता है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है,
देखिए इसको ऐसे समझेंगे, जैसे आपने पढ़ा था कि किसी वस्तु का द्रव्यमान एक गुण होता है, ठीक उसी प्रकार विद्युत आवेश भी एक गुण है। ठीक है, तो द्रव्यमान के बारे आपने पढ़ा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, अगर कोई वस्तु अस्थिर है उसका द्रव्यमान m है, तो कहीं भी अगर पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान m है तो चंद्रमा पर भी ले जाके स्थिर में उसका द्रव्यमान m ही होगा। लेकिन अगर वही वस्तु कुछ अगर गति करता है यानी गतिशील हो जाएगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, जिसे एक सूत्र के द्वारा हम लोग समझते हैं, m इज इक्वल टू एम नॉट बटे रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इतना होता है। जहाँ m नॉट क्या है, विराम में स्थित वस्तु का द्रव्यमान, विराम में स्थित वस्तु का द्रव्यमान, विराम में वस्तु का द्रव्यमान। m क्या है, v वेग से गतिशील वस्तु का द्रव्यमान, जबकि c क्या है, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल यानी c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि आप पहले से जानते हैं। इस इक्वेशन से साफ पता चलता है कि अगर वस्तु v वेग से अगर गतिशील है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर सपोज दैट कोई वस्तु अगर प्रकाश के वेग से अगर चलना प्रारंभ कर दे तो वैसे स्थिति में उसका द्रव्यमान इन्फिनिटी हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। कब, जब वह प्रकाश के वेग से अगर चलना स्टार्ट करेगा तब। तो आपने क्या समझा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग से प्रभावित होता है, जबकि आवेश भी किसी वस्तु का एक गुण ही है जो उसके वेग से प्रभावित नहीं होता है। अर्थात विराम में अगर कोई वस्तु आवेशित है तो जितना आवेश उसका मान विराम में होगा उतना ही वह गतिशील होगा, तो उसका वैल्यू उतना ही होगा। तो आप लिख सकते हैं दैट इज q at rest is equal to q in motion, माने q का मतलब आवेश, किसी वस्तु पर जो आवेश है अगर वह विराम में है तो जितना वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू इन मोशन यानी गति में भी है तो उसका वैल्यू क्या होगा, उतना ही होगा। तो उसी को कहते हैं q at rest is equal to q in motion। इसी को बोलते हैं आवेश की अचरता, मतलब आवेश का मान जो है वस्तु के गति से क्या है, स्वतंत्र है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आवेश फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थात निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होते हैं। चलिए ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये था आपका क्या, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। अब चाहेंगे तो एक आप प्रॉपर्टी और आप लोग देख सकते हैं, और प्रॉपर्टी देखना है तो देख लीजिए। प्रॉपर्टी है 14, आप कर सकते हैं जैसे आपने पढ़ा है ना चालक के बारे में और कुचालक के बारे या चालक के बारे में पढ़ा। तो चालक का प्रॉपर्टी है कि अगर कोई जैसे कंडक्टर है, अगर कोई कंडक्टर है सपोज इस तरह का कोई कंडक्टर है, तो आपने पढ़ा था कि जो कंडक्टर होते हैं अर्थात चालक होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी अधिक होते हैं। तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसको अगर सपोज दैट बाहर से इस पर और आवेशित करें, अर्थात अगर सपोज दैट और इलेक्ट्रॉन को अगर हम देते हैं, जैसे यहाँ अगर क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इसके बाहरी पृष्ठ पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में भी पहले से इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और बाहर से आवेशित करेंगे, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, खुद वह ऋण आवेशित है, अगर हम ऋण आवेश दे रहे हैं तो सेम आवेश के बीच क्या होता है, विकर्षण होता है, तो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा। तो वैसे स्थिति में संपूर्ण दिए गए आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पे स्थित हो जाएगा।
तो आपको याद रखना है कि अगर किसी चालक को अगर आवेश दी जाती है तो वैसे स्थिति में वह संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पे स्थित हो जाते हैं, यानी सिचुएटेड होते हैं। जबकि यही बात अगर कहा जाए किसी 15 प्रॉपर्टी नंबर 15, अगर किसी कुचालक को अगर हम आवेश देते हैं तो वैसे स्थिति में चूंकि कुचालक के अंतर्गत या कुचालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग न के बराबर होती है, तो वैसे स्थिति में जो हम आवेश देंगे तो अगर आवेश अगर हम देते हैं तो उसके अंदर ही आवेशित रह जाएगा। जैसे यह यहाँ भी आकर्षण होगा, विकर्षण होगा, लेकिन कहाँ होगा? इसके संपूर्ण आयतन के अंदर होगा। तो आप कंसेप्ट बना लीजिए कि अगर किसी कुचालक को आवेशित करते हैं यानी आवेश देते हैं तो वैसे स्थिति में संपूर्ण आवेश उसके वॉल्यूम में अर्थात आयतन में स्थित हो जाते हैं। चलिए, तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि विद्युत आवेश के क्या थे गुण। इस तरह से न जाने आप लोग को बहुत सारे विद्युत आवेश के गुण के बारे में बताया गया। इतना सारे अगर पॉइंट को आप अगर क्लियर रखेंगे तो आपको पूरे फिजिक्स, खासकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो शायद समझ गए होंगे आप लोग। अब आप लोग को कुछ और बता देते हैं। थोड़ा सा आप एक क्वेश्चन समझेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो बताएंगे उससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव डील हो जाएंगे। एक क्वेश्चन जैसा है, विद्युत आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर। विद्युत आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। एक तरफ क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरे तरफ लिख देंगे मास। मास का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। देखिए, सबसे पहले आप समझेंगे, आपने पढ़ा था कि चाहे इलेक्ट्रिक चार्ज हो या द्रव्यमान, किसी वस्तु का दोनों क्या है? एक गुण है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। सबसे पहला पॉइंट हम कहते हैं, कहेंगे विद्युत आवेश एक अदिश भौतिक राशि है। यह एक अदिश भौतिक राशि है। फर्स्ट पॉइंट, यह भी एक अदिश भौतिक राशि है। तो आप कहेंगे कि अंतर नहीं हुआ, तो ये अंतर नहीं है, दोनों में समानता है। अगर दोनों में क्या समानता होगी, यह भी एक अदिश राशि तो यह भी एक अदिश राशि, क्योंकि आपने पढ़ा था कि आवेश जो होते हैं क्या होते हैं? आवेश जो होते हैं योगात्मक होते हैं। आवेश क्या होते हैं? योगात्मक होते हैं, एडिटिव होते हैं। ठीक उसी प्रकार द्रव्यमान भी क्या होते हैं? योगात्मक होते हैं। अब अगर सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, आवेश धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं, जबकि किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा धनात्मक नहीं होता है। जैसे देखिए, किसी वस्तु पर आवेश का मान 5 कूलम भी बोल सकते हैं, -5 कूलम भी बोल सकते हैं, यानी प्लस नहीं बोल सकते हैं, माइनस नहीं बोल सकते हैं।
जबकि किसी वस्तु का द्रव्यमान जब भी बोलेंगे 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 केजी, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी ही बोलेंगे। -5 केजी, -10 केजी आप नहीं बोल सकते हैं। ये जब भी होता है क्या होता है, धनात्मक ही होता है। चलिए, तो आप समझे होंगे इतना पॉइंट। अब देखिए और कुछ समझिए। तीसरा पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे विद्युत आवेश के बारे में। आपने पढ़ा था कि विद्युत आवेश जो है निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करते हैं। यह निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात आपने पढ़ा था कि आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि द्रव्यमान निर्भर करता है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, पढ़ा थे आपको m = m0/√1 - v²/c²। उस समीकरण से आप समझ सकते हैं कि द्रव्यमान जो है वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, अर्थात निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। चलिए ठीक। फिर अगर चौथा पॉइंट की बात करें, आप कह सकते हैं जिस प्रकार करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक उसी प्रकार से आप 11th क्लास में ग्रेविटेशन टॉपिक, गुरुत्वाकर्षण टॉपिक पढ़े हुए हैं, तो उसमें द्रव्यमान एक रोल अदा करता है। यानी आप ग्रेविटेशन जब पढ़े हुए हैं तो द्रव्यमान के कारण ही किसी वस्तु के चारों एक फील्ड बनता था, उसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण उसके चारों एक फील्ड बनता है, उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो रोल इलेक्ट्रिक चार्ज करंट में उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार का रोल जो है